All right, so we are discussing right now is about the agents of the pollination, and abiotic agent we already have finished, and in biotic agent we are discussing about the animals as the biotic agent. uh, what we have studied is the insects, especially honeybee is one of the major pollinating animal or insect which is found with reference to pollination. Majority of the part of the plant groups, flowering plants especially. So approximately 80, more than 80, I think 90 we can count. 90% of the total population of flowering plant is affected or pollinated by the insects, especially honeybees. So that much importance honeybee is having with reference to the pollinating agent, right? So कोई भी pollinating agent है, उसको pollination करने के लिए प्लांट खुद प्रिपेयर होता है एंड अट्रैक्ट करता है. वो हमने आई थिंक सो इनटू द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट. फाइन. सो इट इज presenting a gift in two formats, right? Reward जिसको हम बोलेंगे, right? So plant gives reward. जो भी पोलिनेटिंग एनिमल होगा उसको रिवर्ड्स चाहिए, राइट? वो रिवर्ड्स दो टाइप के होते हैं. टाइप नंबर 1 एज अ फूड, right? There may be two articles there as a food, pollen grain itself and nectar. ये दो रिवर्ड उससे मिलते हैं एज ए फूड. कोई भी पोलिनेटिंग एजेंट है, ये दोनों उसको मिलेंगे एज अ फूड. दूसरा इंपॉर्टेंट रिवर्ड जो उसको मिलेगा, जो कि बहुत ही कम स्पीसीज इसके लिए डेफिनेटली एडेप्टेड है, दैट इज सेफ प्लेस टू ले eggs, right? Safer place to lay the eggs. तो ऐसे काफी सारी इंसेक्ट्स स्पीसीज है जो बड़े फ्लावर्स के अंदर की साइड जहां पे उसकी ओवेरी है वहां पर एग ले करती है. बदले में वो पोलिनेशन करने के लिए वो प्रिपेयर्ड होती है प्लांट्स का. तो दो टाइप के रिवर्ड मिलेंगे उसको. हर एक को दोनों मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना? या तो वो फूड लेंगे या तो वो सेफ प्लेस ढूंढेंगे फ्लावर्स के अंदर. आइदर दे आर सपोज टू बी इंपॉर्टेंट फॉर आइदर एज अ फूड और फॉर एज अ सेफ प्लेस टू ले द एग. ऑल राइट. सो ये दो उसके लिए रिवर्ड्स है जो प्लांट उसको देने वाले हैं. So now what the important matter we are discussing today is the features of insect pollinated flowers. वो फ्लावर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जो अट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स को एज ए बायोटिक वेक्टर, हनी बी को एज ए पोलिनेटिंग एजेंट. तो नंबर 1, या तो वो फ्लावर होना चाहिए लार्ज फ्लावर, राइट? अगर वो फ्लावर लार्ज है तो वो दिखने में कैसा होगा? वो होगा कलरफुल, वो होगा फ्रेग्रेंस से भरा, एंड इट विल बी हैविंग नेक्टर. ये तीन चीज उसके पास होगी. नंबर 1 कलर, नंबर 2 फ्रेग्रेंस, नंबर 3 नेक्टर. ये तीन चीज उसके पास होगी ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को या अदर एनिमल को
जो होने वाले हैं उसके पॉलिनेटिंग एजेंट्स। फाइन। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर फ्लोरल रिवर्ड टू द पॉलिनेशन, वो मैंने ऑलरेडी इसके पहले जो स्लाइड में लिखा वहां पर एक्सप्लेन करा है। यस पोरबंदर सेंटर। सर ये आपने पहले करा दिया, ये हो गया है। ओके, ऑल राइट। सो ये वाला हो गया है, ये स्लाइड हो गई है। ओके, ये बाकी है कि ये भी हो गई है? बाकी है। ऑल राइट, ठीक है। सो एज अ फूड वाला पार्ट हो गया है। एज अ सेफ प्लेस वाले पे हम पहुंचे हैं। जो मैंने बोला था 2 रिवर्ड होंगे, तो ये सेकंड रिवर्ड की बात है। तो सम प्लांट, देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बनेगा, ओनली फ्यू प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें ये एडेप्टिव फीचर है। सो सम प्लांट प्रोवाइड सेफ प्लेस एज अ फ्लोरल लीवर्ड टू ले द एग्स, और उसका एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक के अंदर शेयर किया गया है वो है सुरण एमोर्फिफेलस। राइट, आप जो सुरण खाते हो ना, तो उसको बोलेंगे हम इंग्लिश में एमोर्फोफेलस। अब एमोर्फोफेलस का जब फ्लावर बनता है, वो फ्लावर साइज में बहुत ही लंबा टॉल होता है, 6 फीट टॉल, मतलब मेरी हाइट के जितना, उतना बड़ा, उतना टॉल प्लांट होता है, ये फ्लावर होता है, ये फ्लावर है उसका। अब नीचे से लेके ऊपर तक उसकी अगर आप लेंथ को मेजर करोगे तो वो लेंथ मिलेगी आपको 6 फीट तक, उतना टॉल होता है वो। तो इंसेक्ट क्या करेंगे, उसके अंदर एग लेकर देंगे ताकि बाहर से वो सेफ हो जाए। राइट, सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर एज एन एग्जाम्पल दिया गया है। अ मोथ स्पीसीज, तो यहां पर एमोर्फिफेलस को पोलिनेट करने के लिए मोथ स्पीसीज है। राइट, सो ये उसका एग्जाम्पल होगा। तो अ मोथ स्पीसीज एंड प्लांट युक्का, moth species and plant yucca can not complete their life cycle without each other. बराबर है। एमोर्फिफेलस एक है, दूसरा एग्जाम्पल जो यहां पे है वो है युक्का प्लांट। प्लांट नंबर 2, अब प्लांट नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। राइट, इसमें भी मोथ होता है, इसमें भी मोथ ही होता है, दोनों में पॉलिनेटिक एजेंट मोथ, मोथ मतलब फुदा, पतंगिया जैसा होता है। राइट, दोनों में मोथ ही होता है। बिकॉज ये जितने बड़े फ्लावर्स होंगे ना, जितने भी ये लार्ज साइज के फ्लावर होते हैं, यूजुअली ये फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। राइट, वेरी बैड ऑर्डर दे आर क्रिएटिंग। तो बीज एंड मोथ ही होंगे जो वहां पर जाएंगे, और कोई इंसेक्ट वहां पे जाने की हिम्मत नहीं करता है ना। सो मोथ का दूसरा जो को इवोल्यूशन है, इंटर रिलेशनशिप है, ये एज ए बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, वो है युक्का प्लांट का। तो युक्का एंड मोथ एंड एमोर्फिफेलस एंड मोथ, ये 2 एग्जाम्पल यहां पे सेट है। तो इसमें से युक्का वाला है ना, मोथ की कुछ स्पेशल फीचर वाली स्पीसीज, और युक्का, ये दोनों तो ऐसे है कि वैसे अगर एक दूसरे को नहीं मिलेंगे तो एक दूसरे की लाइफ साइकिल को वो पूरा ही नहीं कर सकते हैं। राइट, सो ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके ध्यान में हो कि ऐसी इंटर रिलेशनशिप हो? पैरासाइट, ऐसा आया था एक पैरासाइट अर्ली डिस्कशन में, स्टैंडर्ड 11 एंड चैप्टर नंबर शायद 2 था, मुझे परफेक्टली मुझे याद नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम्पल, होपफुली चैप्टर नंबर 2 ही था, मुझे जब तक याद है तब तक। पैरासाइट में आया था, इसको बोलेंगे डैश पैरासाइट, जो एक दूसरे के बगैर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स।
जामनगर सेंटर, सॉरी, ओके, लाइकेंस पोरबंदर, सर obligate parasite. yes, it is obligate parasite. Just a moment, हाँ बेटा. Yes, it is the obligate parasites. और ये था चैप्टर नंबर 2 के अपने मोनेरा के जो यू बैक्टीरिया का जो पैराग्राफ था उसमें ही था. कौन सा था यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल वहां पे सेट, वो हिट्रोसिस्ट वाला है ना, ब्लू ग्रीन algae का जो डायग्राम था उसके एग्जैक्टली बाजू में. यस, पोरबंदर. एना बिना नष्ट करता. यस, नोस्टॉक वाली जो डायग्राम है एग्जैक्टली उसके बाजू में ये लिखा हुआ है. सो डू रिमेंबर दिट ओब्लिगेट. तो उस काइंड का ये इंटर रिलेशनशिप है, वो एग्जाम्पल है. ऐसा ही इंटर रिलेशनशिप यहाँ पे है मोथ एंड युक्का का, जो एक दूसरे के बगैर, बट वो पेरेसाइट था, ये पेरेसाइट नहीं है. डू रिमेंबर दैट. वो रेफरेंस मैंने दिया कि ऐसा हमने एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस टाइप की रिलेशनशिप जो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है. राइट. सो मोथ स्पीसीज एंड प्लांट युक्का कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. द मोथ डिपोजिट्स द एग्स टू लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी. ओवरी के लोक्यूल्स मतलब खाली अंदर की जगह, उसके अंदर वो एग लेकर लेते हैं. द फ्लावर गेट्स पोलिनेटेड बाय मोथ. बदले में मोथ फ्लावर को पोलिनेट कर देता है. द लार्वा कम आउट फ्रॉम द एग. जब एग में से लार्वा बाहर निकलेंगे, सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग. कब निकलेंगे? जब सीड बनेगा तब लार्वा, दोनों एक साथ होते हैं. एक साइड ओव्यूल्स में से सीड्स बनेंगे और दूसरी साइड एग्स में से लार्वा बनेंगे, ताकि लार्वा को खाने की चीज भी मिल जाए. सीड्स जो फ्रेशली मेड सीड होंगे वो लार्वा एज ए फूड लेंगे. तो वहां पे सिर्फ वो रहते हैं ऐसा नहीं है, उसका डेवलपमेंट में जो उसकी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वो भी उसके अंदर डेवलप्ड होने वाले सीड जो है वो फुलफिल करते हैं. सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप. ये आगे भी आएगा. ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम्पल के लिए, बिकॉज ये आगे भी चैप्टर नंबर आई थिंक सो 11, 12 या 13, तीन में से एक चैप्टर के अंदर है. इकोसिस्टम वाले चैप्टर जब आएंगे ना लास्ट में, तो उसमें भी ये एग्जाम्पल होगा. सो म्यूचुअलिज्म के अंदर ये आने वाला है एग्जाम्पल. वंस मोर वी विल बी हैविंग दैट सेम टू सेम एग्जाम्पल रिपीटिंग अगेन. सो एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड जो है कॉन्सेप्ट जिसको बोलेंगे, तो ये एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में है. इसलिए ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट है जो कनेक्टिंग है, कहीं ना कहीं दो चैप्टर के अंदर सेम टू सेम पॉइंट आते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होते हैं विथ रेफरेंस टू नीट. ऑलवेज डू रिमेंबर दैट. ऑल राइट. मेनी इंसेक्ट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पोलिनेशन. काफी सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर के ऊपर आएंगे, राइट, नेक्टर भी चूस लेंगे उसमें से, पोलन ग्रेन को खा जाएंगे, लेकिन पोलन ग्रेन को लेकर दूसरे फ्लावर में नहीं जाएंगे, पोलिनेशन नहीं करेंगे, है ना. सो ऐसे को हम बोलेंगे रोबर्स ऑफ पोलन और नेक्टर, है ना. तो वो लूट लेते हैं पोलन ग्रेन को और नेक्टर को, दोनों में से एक को या दोनों को. सो दे आर कॉल्ड रोबर्स. तो वो एक तरफा रिलेशन हो गया. प्लांट ने उसको खाने पीने के लिए दिया, बट इंसेक्ट को जो पोलिनेशन करना था वो उसने नहीं किया, राइट. ऐसे करके चला गया. वो काफी सारे टाइम होता है ना, हमको अगर किसी से बदला लेना हो तो हम ऐसा करते हैं. वो छोटे छोटे बच्चों में खास होता है ना, क्रिकेट खेलते हैं उस समय, है ना, अपनी दाव आ जाती है तो बैट मुक के भाग जाते हैं. तो ऐसा ही होता है यहाँ पर, सेम टू सेम इवेंट, है. सो उसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन या तो नेक्टर के रोबर्स. ओके. पोलिनेशन में एक
लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो बाकी रह जाता है उसको अब हम समझने की ट्राई करेंगे। फाइन। जब तक हमने अपनी जो सोच है, अपनी जो आइडिया है, उसको यहाँ पर फोकस किया है, तो हमने पोलिनेशन तक बहुत ही परफेक्टली उसके आइडिया को ग्रास्प किया है। आपको सबको अब यहां पर परफेक्टली ध्यान देकर समझना है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं जो ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है, इज द पार्ट ऑफ रिवाइजिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट विथ रेफरेंस टू फर्दर डिस्कशन। मुझे तो फर्दर डिस्कशन करना है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा रिवीजन करवाना पड़ेगा। ओके, पोलिनेशन में हमने दो टाइप के पोलिनेशन को समझा है, राइट? एक है सेल्फ पोलिनेशन, इसको बोलेंगे सेल्फिंग, राइट? और एक है क्रॉस पोलिनेशन। इसको मैं बोलूंगा क्रॉसिंग। इसके हमने दो टाइप को स्टडी में ऑलरेडी ले चुके हैं हम। एक है ऑटोगेमी, एक है गैटेनोगेमी। और इसका हमने जो टाइप पढ़ा है दैट इज जीनोगेमी। आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर करना चाहो तो साथ साथ, है ना? सो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, प्लांट एक ही है, या तो वो सेम फ्लावर अपने ही पोलन ग्रेन को अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर स्प्रिंकल होने देता है, तो वो हो जाएगा ऑटोगेमी। अब प्लांट एक है, राइट? एक फ्लावर ऊपर है, एक फ्लावर नीचे है। ऊपर के फ्लावर से पोलन ग्रेन नीचे के फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, सही फॉर एग्जांपल उसको हमने लिया था गैटेनोगेमी में, राइट? अब प्लांट दो है, डिफरेंट डिफरेंट, एक प्लांट एक्स है, एक प्लांट वाई है, तो एक्स का पोलन ग्रेन उड़ के वाई के ऊपर गया है, तो उसको हमने बोला था जीनोगेमी। अब ये वर्ड मेरे लिए नए हैं, अभी इनको मैंने नया इंट्रोड्यूस करा है आपके सामने, राइट? सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, ये वर्ड मैंने यहां पर पहली बार यूज करे हैं, राइट? वो ये इसलिए मैंने ऐड करे हैं क्योंकि हम अब जिस पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन, राइट? क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको मोटा मोटा सा तो पता ही होगा। किसको पता है हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलेंगे हम? किसी को पता है हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलेंगे? ये अहमदाबाद सेंटर में से हैंड हुआ है सबसे पहले। बेटा आपकी आवाज बहुत ही लो आ रही है मेरे पास। ओके, फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। ओके फाइन। वलसाड सेंटर भी है यहाँ पर रेस में। Sir, man-made reproduction. ओके, मेन मेड रिप्रोडक्शन। ओके ठीक है, परफेक्ट। पोरबंदर सेंटर, हम सबको, मैं सबको चांस देने वाला हूँ जितने मैंने हैंड रेस करा है। पोरबंदर सेंटर। Crossing over a species because of creating a variation and bringing offspring. ओके गुड। जामनगर सेंटर। सर जो फर्टिलाइजेशन आपण लॅब में करवाता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। ओके फाइन। ओके अब बात जब आएगी, मुझे दो पॉइंट ऑफ व्यू को
यहां पे आपके सामने रखना है। दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं ऊपर रखूंगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू नीचे रखूंगा। दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं थ्रू आउट योर कैरियर, राइट। जेनेटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे जगह पे वो आइडियाज टच करने वाले हैं, राइट। ओके, सबसे पहला अगर मैं बात करूं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, we have two options. One option is asexual and other option is sexual, right. Nature has evolved from asexual reproduction to sexual reproduction. पहला जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन था ना वो asexual था, उसमें से इवोल्यूशन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो आपको जाने वाला है यहां पर वो ये है कि नेचर ने क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डेवलप करा था, नहीं क्यों डेवलपमेंट इसका हुआ है। यस, ये दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 टू यू। भूज सेंटर, Variation and temptation के कारण। ओके, टू ब्रिंग अबाउट वेरिएशन, राइट। ओके, एक और चीज हमने पढ़ी थी जब हमने ऑटोगेमी की बात करी थी, अगर आपको याद है, ऑटोगेमी एंड गैटेनोगेमी, उसमें आया था इन ब्रीडिंग डिप्रेशन करके एक वर्ड आया था, याद है, इन ब्रीडिंग, है ना। ओके, अब मैं वापस जाता हूं एक स्लाइड यहां पर, इसको मैं बोल सकता हूं इन ब्रीडिंग, और इसको मैं बोल सकता हूं आउट ब्रीडिंग। ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपके लिए, इसी के अंदर आपको लिखना है ताकि आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो जाए कि इसको हम ये बोलते हैं। तो अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन बोलूंगा तो वो इवेंट कब होने वाली है, जब मैं आउट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करूंगा। अगर मुझे इन ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करना है तो मेरी पॉलिनेशन कैसी होने वाली है, सेल्फ पॉलिनेशन है। आई होप आई एम वेरी क्लियर, थम्स अप कर दीजिए, है ना। ऑल राइट, गुड। अब मैं वापस आता हूं यहां पे, अब मेरे पास दो चॉइस है करंट एज में, अभी के टाइम पर मेरे पास रिप्रोडक्शन के लिए दो चॉइसेस है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एज अ बीइंग हायर कैटेगरी ऑफ आइदर प्लांट और एनिमल, हायर कैटेगरी का प्लांट है या तो हायर कैटेगरी का एनिमल है, फाइन। तो वो दोनों में से कौन से मेथड को प्रेफर करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करेगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करेगा। पोरबंदर सेंटर, my question, what is my question? आंसर नहीं, क्वेश्चन क्या है। यस, सर वो उसका डाउट था इसलिए सॉल्व करा। गुड। अगर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया होता तो, ये तो क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट समझाया होगा तो चलेगा, वो चला गया होगा था ना, है ना। सो एनीवे, माय क्वेश्चन इज अगेन, बीइंग हायर कैटेगरी ऑफ आइदर प्लांट और एनिमल, मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेरा प्रेफरेंस क्या होने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट प्रेफरेंस होगा या एसेक्सुअल। डाभोली सूरत, ओके, गुड। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी प्रेफरेबल, प्रेफरेंस ये है क्योंकि हम हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, अभी हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो उसका प्रेफरेंस क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि वेरिएशन उसी में है। अगर मुझे वेरिएशन करना है, अगर मुझे वेरिएशन करना है, पॉइंट टू बी नोटेड,
तो वेरिएशन के लिए प्रिफरेबल इनब्रीडिंग हो या आउटब्रीडिंग हो, कौन सा होगा? सेकंड क्वेश्चन, अगर मुझे आई वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट द वेरिएशन, तो मुझे ये दोनों में से किसको प्रीफर करना पड़ेगा? ये सेल्फ पोलिनेशन को करना पड़ेगा या क्रॉस पोलिनेशन को, आउटब्रीडिंग को करना पड़ेगा? पोरबंदर, Sir, cross breeding. क्रॉस ब्रीडिंग, क्यों, वाई? नाउ नो पोरबंदर, अब दूसरा कोई आंसर देगा, वाई क्रॉस पोलिनेशन? अहमदाबाद, वेरिएशन लाने के लिए, क्यों वेरिएशन उसमें मिलेगा बेटा? एग्जैक्टली, पिन पॉइंट, राइट आंसर। क्योंकि जीनोगेमी ही ऐसी मैटर है जहां पे दोनों अलग अलग जीन कॉम्बिनेशन वहां पे एक दूसरे के साथ मर्ज होने वाले हैं, तो रिकॉम्बिनेशन जीनोगेमी में होगा, राइट? ऑटोगेमी में या गाइटोनोगेमी में नहीं होगा, इसलिए हमारे पास ये है। तो हमें प्रेफरेंस में किसको लेना है? आउटब्रीडिंग को। नेचर को प्रमोट किसको करना है? आउटब्रीडिंग को, ना कि इनब्रीडिंग को। देखिए अब हमारा हेडिंग क्या है? आउटब्रीडिंग का डिवाइसेस। तो ऐसे एडेप्टेशन जो प्रमोट करते हैं आउटब्रीडिंग को, उस पॉइंट पे हम फोकस करेंगे अभी। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, है ना? हेडिंग हमारा क्या है, हमारा फोकस कहां पे डाइवर्ट होने वाला है? जो प्रमोट करेगा आउटब्रीडिंग को। ऐसे डिवाइसेस प्लांट को डेवलप करने पड़ते हैं थ्रू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के ड्यूरिंग ये डेवलप होते हैं। तो ऐसे कौन से एडेप्टेशंस होंगे प्लांट के अंदर जो प्रमोट करेंगे आउटब्रीडिंग को, उसको हम अभी देखने वाले हैं। ओके, नंबर 1, उसने जो सबसे पहला हथियार उसने जो डेवलप किया है वो ये है कि उसने प्रोड्यूस किया है हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स का मतलब क्या होगा? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? वो भुज सेंटर, Bisexual. यस इट इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? देखो ये फ्लावर का एग्जाम्पल है, यहां पे आप देखोगे तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां पे है स्टिग्मा, उसके साथ ही ये हो गया अपना एंथर वाला पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों एक ही फ्लावर में है। तो वो तो ऑटोगेमी का चांस इंक्रीज हो गया। एम आई वेरी करेक्ट? अगर दोनों बाजू बाजू में होंगे तो एक तरफ जो पोलन ग्रेन बनने वाली है वो उड़ के स्टिग्मा के ऊपर एस्टेब्लिश हो सकती है, होगी ही ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं, हो सकती है। तो वहां पे ऑटोगेमी हो सकती है, राइट? तो वो लिखा है पहले कि हर्मेफ्रोडाइट जो फ्लावर है कैन अंडरगो सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी हो सकती है। अब कंटिन्यूअस ये 1 by 1 वन जनरेशन टू दी अदर सेल्फ पोलिनेशन अगर होता ही रहेगा तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो हो सकता है, उसको बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। किसको याद है मैंने क्या आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था? इनब्रीडिंग डिवाइसेस, वलसाड सेंटर। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब सर उसमें रिसेसिव ट्रेट्स ज्यादा शो होने लगते हैं एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है उसकी। गुड गुड, नाइस आंसर। के रिसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स दिन ब दिन मींस जनरेशन बाय जनरेशन इंक्रीज होते जाते हैं। एक्यूमुलेशन, दैट्स द प्रॉपर टेक्निकल वर्ड, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट? बट most dangerous part of this event is it will lead to produce sterile progeny। sterile progeny का मतलब यह है कि उसकी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है वो
नहीं रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्टराइल हो जाएंगे, नॉन रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो दैट्स इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो ये कंडीशन हो सकती है। तो अगर ये नहीं करना है तो टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, to avoid self pollination and encourage cross pollination there are some devices in plant। तो वो some devices क्या क्या होने वाले हैं, what are those some devices, उसकी अगर हम बात करें ऑल राइट। सबसे पहला अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। अगर हम ऑटोगेमी में देखें, ऑटोगेमी फिर से वापस उसकी इंफॉर्मेशन को देखें, वहां पे लिखा है कि ऑटोगेमी तभी हो सकती है जब एंथर एंड स्टिग्मा दोनों एक साथ एक ही समय मैच्योर्ड हो एंड दोनों एक दूसरे के नजदीक नियर बाय अरेंज्ड हो। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो हैंड रेज करके कंफर्म करिए। आपको खोलना है वापस जाके ऑटोगेमी को। ऑटोगेमी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखे हैं। ऑटोगेमी तब होगी जब एंथर एंड स्टिग्मा दोनों एक साथ मैच्योर्ड होंगे एंड दूसरा वो एक दूसरे के नजदीक होंगे, नियर बाय होंगे। ये दो कैरेक्टर को आपको मुझे पढ़ के कंप्लीट आपको समझ में आ जाए, उसके बाद थम्स अप करके मुझे बोलना है। पोरबंदर सेंटर में मिल गए हैं, आई रिसीव्ड द सिग्नल। जामनगर मिल गए हैं, सूरत पालनपुर में मिल गए हैं, ओके, सूरत डाभोली मिल गया, अहमदाबाद मिल गया है, वलसाड़ मिल गया है, ओके, मोनार्क मिले, ऑल राइट, मिल गया है, बड़ौदा, ओके गुड, मिल गया है, मोडासा मिल गया है, गुड, ओके, तरसाली मिल गया है, फाइन, ऑल राइट। सो आई होप सबको मिल गया है कि मैं जो बोल रहा हूं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है, दो ऑप्शन है उसमें, दो पॉइंट्स है। पहला तो दोनों एक साथ मैच्योर होंगे, दूसरा दोनों नजदीक होंगे। अब ये दोनों को नहीं होने देना है, तो पहला डिवाइस क्या है, अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन को हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जो फर्स्ट वाला है, कि दोनों अगर एक साथ मैच्योर होते हैं तो उसको सिंक्रोनी बोलेंगे, बट सिंक्रोनी नहीं होने देनी है। उसका मतलब क्या है, एक बाजू एंथर है, एक बाजू स्टिग्मा है, दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होंगे। अगर कोई फ्लावर में एंथर पहले मैच्योर होता है तो स्टिग्मा बाद में मैच्योर होगा। कोई प्लांट में अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हुआ है तो उसमें एंथर बाद में, तो ये एक सिंक्रोनी नहीं होने देनी है। सो टू अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, सो हियर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, किसको पता है? नाम के ऊपर से इसका अर्थ कौन निकाल सकता है? रिसेप्टिव। जामनगर, तो रिसीव करता है। यस, रिसीव करने की एबिलिटी जब डेवलप होगी तो वो तब डेवलप होगी जब वो मैच्योर्ड हो जाएंगे, राइट? तो मैच्योर्ड होने का मतलब रिसेप्टिव होना यहां पर गिना जाएगा। यू आर सपोज टू टेक इट दैट वे। इफ आई से गेटिंग मैच्योर्ड, स्टिग्मा इज गेटिंग मैच्योर्ड, तो उसका मतलब आपको क्या लेना है? स्टिग्मा इज नाउ रिसेप्टिव। फाइन। सो पोलन ग्रेन तब रिलीज होंगी जब स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं हुआ है, मींस अभी वो इमेच्योर्ड है। और उल्टा कर देना है, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर रिलीज ऑफ द पोलन ग्रेन। दोनों कंडीशन हो सकती है। एक में स्टिग्मा पहले और जो है क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन बाद में, राइट? और दूसरे में क्या होगा, स्टिग्मा पहले लेकिन जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होगी बाद में। दूसरे में क्या होगा, पोलन ग्रेन बाद में
उल्टा होगा, स्टिग्मा पहले हो जाएगा एक्टिव। तो वो सिंक्रोनाइजेशन को अवॉइड करने की बात है। ओके, सेकंड ये वाली देखिए, पोजीशन को हमने बदल दिया है, दोनों नजदीक है तो हमारा सेकंड नंबर का प्रॉब्लम आएगा ना, राइट। बट हमने दोनों को अलग अलग पोजीशन पे अरेंज कर दिया। एक में क्या कर दिया हमने, स्टिग्मा को या तो उसकी लेंथ बढ़ा दी, से फॉर एग्जांपल, या तो हमने पिस्टिल है उसकी ही हाइट बढ़ा दी पूरी, राइट। तो से फॉर एग्जांपल ये जो नॉर्मल वाला फ्लावर है, राइट, ये फ्लावर है से फॉर एग्जांपल, अब मुझे इन दोनों को बाजू बाजू में नहीं रखना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या मैं इसकी हाइट जो है ये बढ़ा दूं ऐसे करके, तो ये और इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया है, राइट। या मैं क्या कर सकता हूं, इसको सेम टू सेम जगह पे रख दिया मैंने, इसकी हाइट में बढ़ा सकता हूं, हो गया। दोनों में से एक की लेंथ में बढ़ा सकता हूं, मैं मतलब प्लांट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं तो इसको खींचने वाला नहीं हूं, डेफिनेटली वो प्लांट की जीनेटिक्स ऐसी हो जाएगी कि यहां पे वो अरेंजमेंट ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन, दोनों में से एक जो है उसकी लेंथ को इफेक्ट होगा और वो लेंथ में इंक्रीज हो जाएगी। सो ये दो डिवाइसेस जो है, एडेप्टेशंस जो है, ये किसको क्रॉस पोलिनेशन जो है उसको इंक्रीज करेंगे एंड सेल्फ पोलिनेशन जो है उसको डिक्रीज करने में हेल्प करेंगे। फाइन, ऑल राइट। नाउ कम्स very important point of the discussion, that is called self incompatibility. ओके, पूरा एक सिंगल लेटर है, वर्ड सॉरी, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, राइट। ये जिस वर्ड को लेकर बना है ये पूरा फ्रेज, वो है कंपेटिबल। इसके ऊपर से ये वर्ड मॉडिफाई हुआ है, कंपेटिबल। अब सिंपल इंग्लिश में कंपेटिबल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपेटिबल? किसको पता है कंपेटिबल किसको बोलेंगे हम? पोरबंदर, सर सपोर्ट हो सकता है। कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। अभी उससे भी ज्यादा दूसरा ऑप्शन हो सकता है, अहमदाबाद। Superior to be used together or to be or exist together. डिक्शनरी वर्ड है ना, फाइन, गुड। मोडासा, perfectly right. Whatsoever I was, intending to receive is this matching. मैचिंग। अब दूसरा इसके ऊपर से वर्सेस, इसके उल्टा इनकम्पेटिबल। इससे उल्टा मिसमैचिंग। अब आई होप आपको पता ही है मैं इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हूं, सो हम ग्रामर में तो जाने वाले नहीं है।
right? Incompatibility, ability to become incompatible, right? इनकम्पेटिबल बनाना है मुझे, तो उसको इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। तो उसने इनकम्पेटिबिलिटी डेवलप करी है। अब इनकम्पेटिबिलिटी किसके लिए, क्यों, क्या, कैसे, अब वो पार्ट में मैं जा रहा हूं, राइट? तो अब मैं इसको साइड में रख देता हूं। ओके, एक वर्ड मैंने यहां पे लिखे हैं दो, सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। सेंस वर्सेस नॉन सेंस नहीं है, है ना? वो जेठालाल और दया वाले नहीं, ये सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ है। आपकी बॉडी की एक इम्यून सिस्टम, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसको ये सेंस है कि वो सेल्फ या नॉन सेल्फ मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकती है। वी हैव गॉट दैट सेंस। कोई भी वर्ल्ड का मटेरियल अगर हमारी बॉडी के अंदर गया तो हमारी बॉडी उसको पता है कि ये हमने प्रोड्यूस नहीं किया है, बाहर का सब्सटेंस है, वो आइडेंटिफाई कर सकती है। समझ में आ रही है बात, है ना? यस, भूल सेंटर। एंटीजन, या एंटीजन। सो अगर बाहर से कोई चीज आ रही है अंदर, राइट, तो वो दो टाइप की हो सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना है आपको, दो टाइप की हो सकती है। एक यूजफुल होगी और दूसरी यूजफुल नहीं होगी, या तो हार्मफुल होगी। अगर यूजफुल है तो हमारी बॉडी उसको रिसीव, वेलकम करेगी, एक्सेप्ट करेगी। समझ में आ रही बात? तो आप जो खाना खाते हो वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है कि नहीं भाई ये तो अच्छी चीज है, यू आर मोस्ट वेलकम, आइए, आ जाइए, आ भी जाइए, है ना? लेकिन उसकी जगह पर अगर कोई मच्छर आके आपकी बॉडी के ऊपर जाता है तो वहां इतना बड़ा ढिमचा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल हमें नहीं चाहिए, इसको रिजेक्ट करना है। हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में फाइटिंग चालू कर दिया है। समझ में आ रही है बात मेरी या नहीं आ रही है? वो अनवांटेड चीज है, हमें नहीं चाहिए भैया, ये आप लेके जाइए, राइट? इसीलिए तो हमें क्या होता है वहां पर, ईचिंग होती है, ताकि हम उसको ऐसे करें यानी कि वो बाहर निकल जाए। इसीलिए तो ईचिंग होता है ना? तो ये हमारी आदत है कि हम उसको बाहर, हमारी बॉडी खुद उसको बाहर निकाल देती है। सो ये एक चीज होती है। तो ये सेंसिबिलिटी यहां पे, वो लॉजिक यहां पे अप्लाई है। उसके पास भी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट के पास। जब पोलिनेशन में, जब फ्लावर एक्सपोज है, देखिए ये फ्लावर है ऐसा समझ लीजिएगा, ये पाम नहीं है मेरा, ये फ्लावर है। फ्लावर जब एयर में एक्सपोज्ड है तो उसके स्टिग्मा के ऊपर तो काफी सारी डिफरेंट स्पीसीज की पोलन ग्रेन गिर सकती है। एम आई करेक्ट और नॉट? है ना? तो उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सेंस कर सके कि हमारी खुद की स्पीसीज की कौन सी है और दूसरी स्पीसीज की कौन सी है। वो रिकॉग्निशन पावर उसके पास है, राइट? वो रिसेप्शन उसके पास है, वो एबिलिटी उसके पास है। अब वो रिसेप्शन कैसे होता है, वो एबिलिटी कहां से आती है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के डेवलपमेंट की, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। सही फॉर एग्जांपल, ये फ्लावर का स्टिग्मा है, आप ये समझ लीजिए, ये स्टिग्मा है, राइट? ये स्टिग्मा अगर मैं थोड़ा ज्यादा एनलार्ज कर दूं, उसका क्रॉस सेक्शन लेकर, तो से फॉर एग्जांपल ये स्टिग्मा है,
ये उसका क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया है ऐसा करके, राइट। अब उसकी जो ऊपर की सरफेस है वो ये है, ये उसके ऊपर की सरफेस है, जिसके ऊपर ये बाहर की या अंदर की या खुद की या दूसरी स्पीसीज की जो भी पोलन ग्रेन है उसको इसके ऊपर गिरना है, राइट। अब यहां पे जब मैच्योरेशन की बात आएगी, ये मैच्योर्ड होगी, रिसेप्टिव होगी, तब आपको याद रखना है एक चीज कि उसकी सरफेस के ऊपर एक सिक्रीशन होने वाला है, सिक्रीशन, यहां पर ऐसा सिक्रीशन होगा, है ना, स्लाइमी सब्सटेंस का, चिकना स्लाइमी सब्सटेंस निकलेगा, फाइन। तो रिसेप्टिविटी जब सरफेस के ऊपर आएगी तो वहां पे दो चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस नंबर 1, स्लाइम सिक्रीशन, वो स्लाइम में होंगे स्पेशल एंजाइम्स, वो स्लाइम के अंदर होने वाले स्पेशल एंजाइम्स। वो एंजाइम के पास ऐसी कैपेसिटी है जो वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये अपनी स्पीसीज के पोलन ग्रेन है या दूसरी कोई स्पीसीज की पोलन ग्रेन है, राइट। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है ना। सो यहां पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि जब रिसेप्टिव सरफेस है उसके स्लाइम के जो एंजाइम है वो रिकॉग्नाइज करने वाले हैं कि ये हमारी स्पीसीज की या तो दूसरी कोई स्पीसीज की पोलन ग्रेन है। अगर वो दूसरी कोई स्पीसीज है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर खुद की स्पीसीज है तो वो एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट हुई तो उसको हम बोलेंगे कंपेटिबल। क्या हम बोलेंगे? कंपेटिबल। देखिए ये रहा कंपेटिबल, मतलब मैचिंग है, वो हमारी खुद की है। समझ में आ रही है बात? यस और नो? अगर दूसरी कोई स्पीसीज की ऐसा पता चला तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉम्पेटिबल, क्योंकि वो हमारी स्पीसीज की नहीं है भैया, ये दूसरी कोई स्पीसीज की है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, अनएक्सेप्टेड रहेगी, वो नॉन कंपेटिबल होगी, इनकम्पेटिबल होगी, राइट। तो इनकम्पेटिबल जो है वो रिसीव नहीं होगी, वहां पे फर्दर जो डेवलपमेंट होना है वो नहीं होगा। अगर कॉम्पेटिबल है तो ही उसके आगे डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए वो एक स्टेप आगे बढ़ेगी। तो रिसेप्टिव सरफेस में उसके पास ये एंजाइम्स है जो डिसीजन लेंगे, और ये पूरा आइदर मैचिंग और नॉन मैचिंग, कंपेटिबल या नॉन कंपेटिबल या तो इनकम्पेटिबल हो सकता है। अब हम तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहे हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबल। अभी तो हमने दो ही लेटर को जस्टिफाई किया है, अब मैं जस्टिफाई कर रहा हूं सेल्फ इनकम्पेटिबल को। इनकम्पेटिबल का मतलब हमें पता है, एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। अब सेल्फ इनकम्पेटिबल का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं इसके ऊपर से? जितना भी हमने आइडिया लिया है, हमें ऑटोगेमी को नहीं होने देना है, पॉइंट टू बी नोटेड। हमारा मेन पर्पस अभी क्या है? ऑटोगेमी नहीं होने देना है। तो हम इनकम्पेटिबल किसको बनाएंगे ताकि हम ऑटोगेमी नहीं करा सकते हैं? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? एक तरफ हमारे पास है ऑटोगेमी, मींस हमारा खुद का एक सिंगल फ्लावर, उसी फ्लावर में से पोलन ग्रेन निकल के उसी के स्टिग्मा में जाएगा तो ऑटोगेमी होगा।
राइट? वहां पे कंपेटिबिलिटी को अगर मैं अप्लाई करूं, कंपेटिबिलिटी को, तो वो तो सेम स्पीसीज की है, वो कंपेटिबल है, लेकिन मुझे अगर इनकम्पेटिबल बनाना हो आगे सेल्फ लगा के, तो मैं वो आइडिया कहां पे अप्लाई कर सकता हूं? इस फेनोमिना में। ऑटोगेमी मुझे नहीं करनी हो तो चलिए चेक करते हैं। इट इज यस, यस अहमदाबाद, यस। आपकी आवाज लो है मेरे पास जो आ रही है वो। एक और बार जोर, जितना जोर है लगा के। ओके, ऑलराइट, ओके। सेल्फ का मतलब क्या होगा? खुद की। सेल्फ का मतलब होगा खुद की। तो अगर मेरा ही, मैं एक प्लांट हूं, ये मेरा स्टिग्मा है, तो उसके एंथर के ऊपर से जो पोलन ग्रेन गिरने वाली है उसको मैं इनकम्पेटिबल बनाने वाला हूं, उसको मैं बोलूंगा सेल्फ इनकम्पेटिबल। समझ में आ रही है बात अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की, है ना? मेरी खुद की ये स्टिग्मा है, मेरा खुद का ये एंथर है, सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, राइट? तो यहां की अगर मैं पोलन ग्रेन को इस स्टिग्मा के ऊपर डालूंगा तो वो ऑटोगेमी, मुझे ऑटोगेमी नहीं करनी है, तो मैं यहां की पोलन ग्रेन अगर यहां पर गिरी तो वो इनकम्पेटिबल हो जाए, ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करनी है। अब ये किसके हाथ में है? ये हाथ में है एंजाइम्स के। किसके हाथ में है? एंजाइम्स। याद आ गया? तो वहां पर ऐसा मॉडिफिकेशन होने वाला है कि एंजाइम्स जो पोलन ग्रेन आने वाली है, वो पोलन ग्रेन के अंदर जीनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे कि ये तो हमारी खुद की है भाई, हमारी खुद की। चलो जाने दो, यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं करवाना है, इसको हम बोलेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो इट इज अ जीनेटिक मैकेनिज्म, जो मैंने बोला जीनेटिक इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। वो क्या करेंगे? जीनेटिक इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। जीनेटिक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए डिजाइनेटेड पूरा मैकेनिज्म है फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ऑटोगेमी भी नहीं होगी और गेइटेनोगेमी भी नहीं होगी। ऑटोगेमी भी नहीं होगी और गेइटेनोगेमी सेम है ना, ऑटोगेमी जैसा ही मैकेनिज्म है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। From fertilization by inhibiting pollen germination or pollen tube growth into the pistil. पिस्टिल का अगर कंपेटिबिलिटी हो गई, कंपेटिबल है, एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट होने के बाद का जो स्टेप है वो क्या है पता है? पोलन ट्यूब बनना। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है। क्या होता है? पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है। मैं जो समझाने जा रहा हूं आपको, मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं, ये मैकेनिज्म है कि सही फॉर एग्जाम्पल अगर ये सरफेस है स्टिग्मा की, सही फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर अगर पोलन ग्रेन इसके ऊपर आई, ये पोलन ग्रेन है, अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल हुई, अगर कंपेटिबल है, ये कंपेटिबल है, हो गई एक्सेप्ट, तो नेक्स्ट फेज में डेवलपमेंट में क्या होने वाला है? यहां से पोलन ट्यूब रिलीज होने वाली है। ये से इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। है ना? अब ये पोलन ट्यूब निकलेगी कहां से? अगर किसी को याद रह गया है तो आगे आया था ये पहले भी। पोलन ग्रेन, उसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, उसमें कोई
छोटे छोटे पोर्स, होल्स रह गए थे। बोलो, किसी को याद नहीं है? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, अहमदाबाद। मेरा क्वेश्चन ये है कि पोलन ट्यूब कहां से निकलेगी, राइट? एक होल है उसमें से निकलेगी, और आपका आंसर है पोलन ट्यूब। वलसाड सेंटर। Sir, basal part of synergies. ये दिखाई दे रहा है? ये मेरे हाथ में क्या है पता है? माउस है, माउस। आने दो, ब्लूटूथ से सीधा वहां पर मुंह पे फटाक करता है। जामनगर। तरसाली। जर्मपोर, तरसाली इज राइट आंसर, राइट? उसका जो बाहर का जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, स्पोरोपोलेनिन, उसमें छोटे से होल रह जाते हैं और उसको जर्मपोर बोलते हैं, माइक्रोपाइल नहीं, है ना? जर्मपोर के थ्रू वो ये ट्यूब को बाहर निकालेगा, थ्रू द जर्मपोर। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट नाउ, राइट? तो स्पोरोपोलेनिन जहां पे एब्सेंट है, ऐसे जर्मपोर से ये ट्यूब निकल के बाहर आएगी। ये ट्यूब के अंदर क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? अगर ये ट्यूब किसको लेके जाएगी, क्या होगा इसके अंदर, ये ट्यूब के अंदर? पोरबंदर। मेल गैमिट्स। सबसे पहले जब ये जाएगा तब इसके अंदर दो मटेरियल होंगे, दो मटेरियल। पहला मटेरियल न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये पहला मटेरियल, एंड उसके साथ होगा जर्माइनल सेल, राइट? जैसे वो ट्यूब आगे बढ़ेंगी, जर्माइनल सेल विल बी डिवाइडिंग इनटू टू टू प्रोड्यूस टू मेल गैमीट। तो जर्माइनल जो सेल होगा, जर्म सेल, वो डिवाइड हो जाएगा और बनाएंगे टू मेल गैमीट। ये कब होगा? मैंने जो बोला, अगर वो 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है तो। किसको याद है ये कोई मैटर ऐसा कुछ आया था, 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज? पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज, किनको याद है? चलो, वलसाड में याद है सबको, ऑलराइट। जामनगर में याद है एक आध को, सबको? ओके। सूरत पालनपुर में भी याद आ गया है, बड़ौदा भाईली याद आ गया है, पोरबंदर याद आ गया है। बाकी सब अभी भी गोत रहे हैं बुक्स के अंदर, है ना? काफी सारों ने गोत लिया है ना? ओके। और कोई है जिसको याद नहीं आ रहा है? ओके, डाभोली रिसीव्ड, नो प्रॉब्लम, फाइन। बड़ौदा तरसाली रिसीव्ड, नो प्रॉब्लम, ओके। So 60% of flowering plant are releasing 2 cell stage, 40% flowering plant are releasing 3 cell stage of pollen grain.
तो ये 3 सेल स्टेज वाला है, 3 सेल स्टेज, 2 सेल ये, 1 सेल ये, 3 सेल स्टेज वाला ये पॉइंट है। 2 सेल स्टेज वाला होता तो मैंने क्या लिखा था, एक ये प्लस 1 जर्म सेल। रेडी? ऑल राइट, गुड। सो ये भी आपको याद रखना है अभी के लिए। सो इनहिबिट करता है क्या, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब ग्रोथ, उसको ये नहीं होने देता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मींस उसका डेवलपमेंट ही वो सीज कर देता है। फाइन, लास्ट 4th नंबर वाला, उसका एडेप्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, हमने एक प्लांट को पढ़ा था जिसमें एक ही प्लांट के ऊपर की तरफ मेल फ्लावर थे, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर्स थे। किसी को ऐसा कुछ प्लांट याद आ रहा है? एक, दो, तीन सेंटर में हैंड रेज हुए हैं। किसको बोलूं किसको ना बोलूं, एक को बोलूंगा दूसरे को बुरा लगेगा, दूसरे को बोलूंगा तो पहले को बुरा लगेगा, पहले को बोलूंगा तो तीसरे को बुरा लगेगा। चलो तीन के तीनों को बोल देते हैं। पोरबंदर पहले। सर वो प्लांट किंगडम में आया था पाइनस। गुड एग्जाम्पल। जामनगर। जामनगर स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, वो स्वीट कॉर्न नहीं बोलते, उसको मेज बोलते हैं। स्वीट कॉर्न है ना, मेज प्लांट। ओके, अब कौन था तीसरा? तीसरा कौन था, मैं भूल गया। जामनगर, पोरबंदर और तीसरा भी कोई था हैंड रेज करने में। अहमदाबाद बोलो। ओके, मैंने जो बात करी थी वो करी थी मेज प्लांट में, इसी चैप्टर के अंदर गैटेनोगेमी जब हमने एक्सप्लेन किया था तब। तो उसमें मेल प्लांट या तो मेल इनफ्लोरेसेंस ऊपर की तरफ थे, फीमेल प्लांट फीमेल फ्लावर यानी कि फीमेल इनफ्लोरेसेंस नीचे की तरफ थी, वो कर्नेल अगर याद है आपको तो, राइट। तो दोनों अलग अलग पोजीशन पे है, ऊपर मेल फ्लावर है, नीचे फीमेल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जब हम डिजाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऑटोगेमी से हम बचते हैं। सेम फ्लावर में अगर दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल है तो ही ऑटोगेमी है, राइट। लेकिन हमने दोनों को वैसे भी अलग कर दिया है तो ऑटोगेमी तो होगी ही नहीं 100%, बट हाँ पॉसिबल है कि गैटेनोगेमी हो सकती है। सो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है, ये मेल एंड फीमेल फ्लावर एक दूसरे से अलग करना है, राइट। अगर सेम प्लांट में है यानी कि मोनोइशियस है, कैस्टर है, मेज जो हमने अभी बोला था वो दूसरा एग्जाम्पल कैस्टर है। कैस्टर जो है वो डाइकोट प्लांट है, मेज जो है वो मोनोकोट प्लांट है। नीट में क्वेश्चन अगर मैं जनरेट करना चाहूं तो जनरेट कर सकता हूं, एक्सप्लेन द नेम ऑफ वन डाइकोट प्लांट विच कैन प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एबीसीडी में एक में कैस्टर को रखूंगा, दूसरे 3 XYZ रख सकता हूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको लगेगा बाहर से है, कोर्स में ऐसा कुछ आया ही नहीं था, बट आया है। कैस्टर जो है लिखा है और कैस्टर डाइकोट प्लांट है, मोनोकोट नहीं है, वैसा भी लिखा है, एक्सेप्शन में था, राइट। कहां पे था किसी को याद है? डाइकोटिलिडोन, मोनोकोट, डाइकोट, ये जब एक्सप्लेन करा था मैंने चैप्टर नंबर 5 के अंदर तब, राइट।
तब मैंने एक्सेप्शन में आपको केस्टर सीड का एग्जाम्पल दिया था कि केस्टर सीड ऐसे होते हैं, भले ही वो डाइकोट है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, न्यूसेलस, राइट। सो ये आपका हो गया केस्टर सीड और मेज। तो इट प्रिवेंट द ऑटोगेमी बट कैन नॉट प्रिवेंट दी गेटेनोगेमी। गेटेनोगेमी को वो प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो तो हमें पता है, क्योंकि गेटेनोगेमी के एग्जाम्पल में ही हमने मेज को लिया था। फाइन, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो काफी सारी टाइम PYQ में पूछा गया है, ये पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपके लिए। इफ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, मोनोइशियस, तो ये हो सकता है। बट अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, यहां पर ये इन सम डायेशियस प्लांट, देखिए ये मोनोइशियस का एग्जांपल अभी हमने डिस्कशन में लिया था। बट अगर मैं डायेशियस कर दूं प्लांट को, कि एक प्लांट ऐसा जिसके अंदर जितने भी फ्लावर्स होंगे मेल फ्लावर्स होंगे, उसको मैं बोलूंगा मेल प्लांट। एक में ऐसा प्लांट बना दूं जिसमें सिर्फ फ्लावर होंगे, वो फीमेल फ्लावर ही होंगे, वो होगा फीमेल प्लांट। तो ये डायेशियस हो गया, राइट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरी जो अरेंजमेंट है, वो डायेशियस अरेंजमेंट हो गई। ओके, अब इसमें किसी को कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो तो, डायेशियस प्लांट का कोई एग्जाम्पल अगर आपको याद आ रहा हो तो, जैसे मोनोइशियस का आपने समझाया था, मुझे याद करवाया था, मेज प्लांट और पाइनस ऐसा याद करवाया था। तो ऐसे डायेशियस प्लांट का कोई एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, सूरत पालनपुर फर्स्ट। यस, साइकस। ओके, एक था पाइनस, दूसरा था साइकस। तो हमारी साइकिल अभी साइकस के ऊपर चली गई है ना। सो साइकस इज द प्लांट विच इज डायेशियस। यहां पर एक डाइकोट प्लांट जो कॉमन, जिसका एग्जाम्पल दिया गया वो है पपैया। पपैया डायेशियस, सॉरी डाइकोटिलिडोनस प्लांट है, वो डाइकोट प्लांट है। सो डायेशियस डाइकोट पपाया, male and female flowers are present on different plant, right? So it is called dioecious, means मेल का घर अलग है, फीमेल का घर अलग है, I mean. These prevent both autogamy and geitonogamy, right? अगर मैंने यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करके उसको मोनोइशियस प्लांट के ऊपर रखा, तो मैं सिर्फ ऑटोगेमी ही प्रिवेंट कर सकता हूं। मैंने अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल करा और उसको डायेशियस प्लांट के ऊपर रखा, तो मैं ऑटोगेमी भी प्रिवेंट कर सकता हूं एंड गैइटेनोगेमी भी प्रिवेंट कर सकता हूं। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं फिर से आपको याद करवा देता हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है, राइट। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट। अगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर मोनोइशियस प्लांट में अगर है, तो वो प्रिवेंट कर सकता है ओनली ऑटोगेमी। बट अगर प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल है डायेशियस प्लांट के अंदर,
तो वो प्रिवेंट कर सकता है दोनों को, ऑटोगेमी को एज वेल एज गैटेनोगेमी को। दोनों को वो प्रिवेंट कर सकता है। ऑटोगेमी भी प्रिवेंट होती है, गैटेनोगेमी भी प्रिवेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक प्लांट में दोनों फ्लावर है ही नहीं। मेल फ्लावर अलग प्लांट के ऊपर है, फीमेल अलग प्लांट पे है, तो गैटेनोगेमी होगी ही नहीं, चांस ही नहीं है उसके पास गैटेनोगेमी हो। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पॉइंट जो मैं अभी आपके सामने रखा है वो विथ रेफरेंस टू योर MCQ, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्पेशलाइज्ड नोट डाउन करवाया आपको। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ऑल राइट, फाइन। नेक्स्ट point of discussion for us is the pollen pistil interaction. अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब जो है वो ये है, ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन में ले लिया है, राइट। एक पिस्टिल है, ये पिस्टिल है, उसके ऊपर जब पोलन ग्रेन गिरती है उसके बाद जो होता है उसको बोलेंगे पिस्टिल एंड पोलन के बीच का जो रिएक्शन होता है, इवेंट होता है, उसको हम बोलेंगे पोलन एंड पिस्टिल का इंटरेक्शन। वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया है, थम्स अप करिएगा, है ना। ओके, सो जब पोलन ग्रेन निकलकर कोई भी स्टिग्मा के ऊपर फॉल होती है, उसके बाद में जितनी भी इवेंट होती है उसको हम बोलेंगे पोलन एंड पिस्टिल के बीच का इंटरेक्शन। देखिए क्या होता है। ओके, इट इज अ प्रोसेस in which pistil recognizes the compatibility or incompatibility of pollen through a chemical component produced by them. आप सबको पता है वो क्या है। दो टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं, एक स्लाइमी लेयर और दूसरा उसके अंदर के एंजाइम्स। डन है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कंपेटिबिलिटी को, या कंपेटिबल होगा या इनकम्पेटिबल होगा। ओके, सेकंड पॉइंट, इफ अ पोलन ग्रेन इज कंपेटिबल, यानी कि राइट चॉइस है, यही है राइट चॉइस बेबे, कंपेटिबल हो गई, तो द पिस्टिल एक्सेप्ट इट कि ये राइट चॉइस है, ये हमारी ही है, एंड प्रमोट्स द पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। उसके बाद की इवेंट क्या होगी? पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. ये सब हमने समझ लिया है, राइट। द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन, कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन क्या होने वाले हैं? कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन किसको मैं बोल सकता हूं? यस, ये हो गया आपका कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन, ये इसको हम बोलेंगे कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन। साइटोप्लाज्म एंड 2 मेल गैमेट्स, इसको हम बोलेंगे कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन। यस, सो पोलन ट्यूब बनेगी, उसमें से कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के अंदर जाएंगे। पोलन ट्यूब grows through the tissues of stigma, स्टिग्मा के टिश्यूज में से वो बनेगी, एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल के थ्रू वो अंदर जाएगी, रीचेज इनटू द ओवरी, कहां पे जाएगी? ओवरी तक जाएगी। देखिए ये डायग्राम आपकी बुक में होगा, देखिए ये डायग्राम ढूंढना है आपको, मिल गया है, राइट। अगर आपको उसमें स्टिग्मा कहीं पे बाय मिस्टेक दिखे तो उसके ऊपर आपको पोलन ग्रेन को काउंट करना है, नंबर 1 2 3
4 5 6 है, देखिए तो 6 पोलन ग्रेन है, मिल गया है। अब फर्स्ट जो 4 है 1 2 3 एंड 4, ये सीक्वेंशियल इवेंट दिखा रहा है आपको, सीक्वेंशियल इवेंट। ओके, पोलन ग्रेन नंबर 1 सबको मिल गया है, मींस अभी वो फ्रेशली उसके ऊपर गिरी है, गिरी है और एक्सेप्ट भी हुई है। अगर एक्सेप्ट हुई तो इट विल बी फॉर्मिंग पोलन ट्यूब स्टेज नंबर 2, ये रहा सेकंड नंबर। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, अभी स्टार्ट ही हुआ है। स्टेज नंबर 3, पोलन ट्यूब इलोंगेट होती है थ्रू द स्टाइल, देखिए तो थ्रू द स्टाइल वो अंदर जा रही है। रेडी, सबको मिल गया। कहां तक जाएगी भाई? ओवेरी तक जाएगी। कहां तक जाएगी? ओवेरी। फोर्थ नंबर देखिए, ये फोर्थ नंबर, ये चली गई अंदर, कहां पे? ओवरी तक गई है। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जाएगी। अब उसके लिए हम जाएंगे ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, बहुत पहले हमने पढ़ा है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल जो होता है उसके ऊपर लेयर्स होते हैं, 2 प्रोटेक्टिव लेयर, उसको हम क्या बोलेंगे? वलसाड सेंटर। सर इंटाइन एक्साइन। यस, इंटाइन एंड एक्साइन। पूरे ओव्यूल के ऊपर इंटाइन एंड एक्साइन नहीं होते हैं, एक जगह ऐसी होती है जहां पे एक छोटा सा होल रह जाता है। जामनगर। माइक्रोपाइल। यस, इट इज माइक्रोपाइल। तो ये जाएगी ट्यूब माइक्रोपाइल तक। कहां पर जाएगी? माइक्रोपाइल तक जाती है। माइक्रोपाइल में से वो अंदर घुसने की ट्राई करेगी। कहां पर? ओव्यूल्स के अंदर। अब उसको कोई मदद करने आने वाला है, अगर याद है तो, उसको अंदर घुसाने में कोई मदद करने वाला है। वलसाड। सर सिनर्जिड्स में जो फिलिफॉर्म एपेटस है। यस यस यस, राइट आंसर। फिलीफॉर्म जो होगा सिनर्जिड सेल के पास, 2 में से कोई एक सिनर्जिड सेल उसको मदद करेगा। उसके फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो पोलन ट्यूब के साथ फ्यूज हो जाएंगे। उसके अंदर जो 2 मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, मेल गैमीट है, उसको वो अंदर ले जाएंगे ओव्यूल के अंदर। तो ये पूरा जो सिस्टम हमने अभी समझा ना, उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, राइट। तो मैंने जो लास्ट में समझाया वो यहां पे आ गया है वापस, राइट। इफ द पोलन इज इनकम्पेटिबल, रॉन्ग टाइप की है, तो क्या होगा? द पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ, वो नहीं होगा। ओके, अब इन द प्लांट विच शेड पोलन ग्रेन एट 2 सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जर्मिनेटिव सेल है। तो जनरेटिव यानी कि जर्मिनेटिव सेल जो होता है डिवाइड्स इनटू 2 बेल गैमेट ड्यूरिंग द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, यानी कि ग्रोथ। जब पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा तो उसमें 2 मेल गैमेट बनेंगे। मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, है ना। इसमें किसी को कोई डाउट है? ऑल राइट। इन प्लांट विच शेड पोलन इनटू 3 सेल स्टेज, पोलन ट्यूब कैरीज 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम बिगिनिंग। पहले से वो 2 मेल गैमेट को ही लेके जाएंगे, बट किस में? वो 40% वाले में, जहां पे 3 सेल स्टेज शेड होता है, राइट। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलन ट्यूब रीचेस टू द ओवरी। जब पोलन ट्यूब ओवरी तक जाती है तब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, ओव्यूल्स के अंदर घुसती है। कहां से घुसेगी? माइक्रोपाइल से। एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड, दोनों में से एक सिनर्जिड में वो जाएगी थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। उसको मदद कौन करने वाला है? फिलीफॉर्म एपरेटस उसको मदद करने वाला है यहां पर। ओके, द फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट at the micropylar part of the synergid guide to
द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को वो अंदर एंट्री मरवाने के लिए ही वहां पे बैठा है। क्यों एंट्री, किसको एंट्री? दोनों मेल गैमेट्स, दोनों राजकुमार जो तैयार होके घोड़े में बैठ के आएंगे, उसका वो एंट्री गेट है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से वो एंट्री लेंगे, राइट। और उसको रिसीव करने के लिए उसका वो हामैया होता है ना, जो वरराजा जब आता है, जान आती है ना, तो जब सबसे पहले जब एंट्री होती है ना, तब वो हामैया होता है। तो इसका हामैया कौन करेगी? सिनर्जिड सेल। कौन करेगा? सिनर्जिड सेल करेगा, राइट। तो ये उसका हामैया करेगा, सिनर्जिड सेल। उसके पास फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, वो लोटी नाड़ियर होता है तो उसको ऐसे करती है, ऐसे हामैया में, तो वो फिलिफॉर्म एपरेटस है, ऐसा आप समझ लीजिए, है ना। होमोलॉजी तो करवानी पड़ेगी ना, एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा ना कुछ। फाइन, सो यहां पर ऐसे वो हेल्प करने वाली है। ये पूरा इंटरेक्शन है, मैंने आपको जो समझाया, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलेंगे। अब प्लांट ब्रीडर जो हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वैसे साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडर बोलेंगे हम उसको। कैन मैनिपुलेट का मतलब है जो चीज नहीं होती है ना उसको करना, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं, है ना। जो चीज नेचुरली नहीं होती है उसको हम दरार करवाते हैं, उसको मैनिपुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनिपुलेट। सो प्लांट ब्रीडर कैन मैनिपुलेट पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन even in incompatible pollinators or pollinations to get desired hybrid, right। एक स्पीसीज है, उसका कोई एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दूसरी स्पीसीज उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब हमें ऐसी स्पीसीज बनी है कि दोनों स्पीसीज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पे उसके अंदर मिक्स हो, तो उसके लिए उसका हाइब्रिडाइजेशन तो करवाना ही पड़ेगा। बट वो दोनों अलग अलग स्पीसीज है, तो नेचुरली वो कभी कंपेटिबल हो ही नहीं सकती है। समझ में आ रही है बात मेरी कि नहीं आ रही है? तो हम क्या करेंगे पता है, हम ऐसे एंजाइम्स लेंगे, ऐसे एंजाइम्स जो पोलन ग्रेन की वो जो इनकम्पेटिबिलिटी वाली जो मैटर है ना उसको सॉल्व कर देंगे। हम सब कुछ कर सकते हैं टेक्निकली अभी, राइट। एंड उसको हम मर्ज करवा सकते हैं। सो उसको हम बोलेंगे क्या? मैनिपुलेट करेंगे इंफॉर्मेशन को, मिस यूज इन शॉर्ट। ये हो गई बात प्लांट ब्रीडिंग की। अब हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जाने वाले हैं, प्योरली हाइब्रिडाइजेशन के लिए, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन खुद एक मैन मेड पूरी एक्टिविटी है, मैन मेड, नेचुरल नहीं है, अननेचुरल मैन मेड एक्टिविटी है। तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, आज नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है अपना, है ना। सो हाइब्रिडाइजेशन से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। तो तब तक शब्बा खैर, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, नमस्ते, जय स्वामीनारायण, जय माता जी। फाइन, ओके, टेक केयर। नेक्स्ट मॉक का सिलेबस मैंने रखा है सिर्फ 11th के 2-3 चैप्टर, 3 चैप्टर रखे हैं शायद। चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 10 है, वो दोनों फिक्स है, एक भूल गया हूं मैं, 8, 9, 10 है या नहीं, 1, 8 एंड 10। चैप्टर 1, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10 स्टैंडर्ड 11 के, 12th अभी मैंने लिया नहीं है, है ना। ऑलराइट।